बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है वसीम मलिक। वसीम मलिक साहब को आप देखते रहते हैं, इनका यूट्यूब चैनल पर भी ये हैं और पब्लिक न्यूज़ के साथ काम करते हैं। इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्हें ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये वसीम मलिक साहब अदालतें जो कवर करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इनकी बड़ी कानून पर मैं समझता हूँ कि किसी वकील से ज़्यादा जो है इनकी ग्रिप है कानून पर, और कानूनी जो पेच व ताब है उनसे बड़े ये आशनाई रखते हैं। वसीम मलिक साहब से हम पूछते हैं कि आज एक बलूचिस्तान के हल्के के हवाले से फार्म 45 और 47 पर बड़े संगीन सवालात जस्टिस अकील अब्बासी की तरफ से उठाए गए। एक तो ये मुद्दा है, और दूसरा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी के हवाले से जो है वो दरख्वास्त दायर की थी मौलवी इकबाल हैदर साहब ने, वो आईनी बेंच के सामने केस था, उस पर बात करेंगे। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने ISPR के जो डोमेन है उस पर बड़े सवालात उठाए हैं। ये तीन अहम चीज़ें हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। इसके बाद एक केस अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जमानत का तोशाखाना 2 केस है जो वसीम मलिक साहब जस्टिस मियां गुल हसन उज़ैब उसकी समाअत कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हम ये वीला कर रहे हैं, इस वक्त जस्टिस मियां गुल हसन और उज़ैब ने समाअत में वक्फा किया, क्योंकि डिवीजन बेंच में वो बैठेंगे। उनका कहना था कि उसके बाद वो हम केस दोबारा सुनेंगे। बैरिस्टर सलमान सफ्तर जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, और अब दूसरे कैन का दूसरे वकील जो है, क्या नाम है उनका, FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, वो दलाइल देंगे। और उसके बाद वसीम साहब से ये भी जानेंगे कि कल से लेकर आज तक कुछ सियासी डेवलपमेंट भी हुई हैं, कुछ पसे पर्दा मुलाकातें भी हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वसीम साहब, हमें बताइएगा कि जो बलूचिस्तान जो असम्बली के हवाले से जो फार्म 45 और 47 का जो कट्टा खुला है, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने सवालात उठाए, और फिर जस्टिस इरफान सादत ने भी बड़े सवालात उठाए, इस पर क्या कहेंगे कि ये क्या मामला है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो आपका बड़ापन कि आपने कहा, बिल्कुल भी मैं कोई ज्यादा बोर नहीं रखता है और कानून नहीं, पता है क्या होता है वसीम साहब, जो बंदा हो ना, बंदे को सच बताना चाहिए यार। हमेशा बंदा लर्न करता है, मैं आपसे लर्न करता हूँ, सीखता हूँ। देखिए, वो हम सारे एक दूसरे से सीखते हैं, और आपका बड़ापन है। हमारी तो कोशिश होती है कि जो चीज़ आई है सामने उसे समझ कर हमारी जो ऑडियंस है उसके सामने आसान अल्फाज में रखा जाए। अच्छा, जिस नुक्ते का आप हवाला दे रहे हैं वो बुनियादी तौर पर क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ज़्यादा फ़ाल हैं, और वहाँ से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फ़ैसले किए, और उन फैसलों के बाद अब जो इंतखाबात हैं उसमें वैसे तो एक वाहिद कानूनी फोरम होता है किसी भी इंतखाबात में धांधली का, अगर उसे आपने रिवर्स करना है तो जो एक वाहिद कानूनी रास्ता है वो सबसे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फाइनलिटी अटेन करता है, यानी हतमियत की तरफ जाता है। अब बलूचिस्तान की हद तक वो मामलात कुछ हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है आज के रोज़ बुनियादी तौर पर। लेकिन वसीम साहब, जो फाफुल की रिपोर्ट आई थी उसमें बलूचिस्तान असम्बली के जितने भी वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे उन्होंने बड़े तेजी से काम किया है। जी हाँ, एक तो वहाँ नशिस्तें कम हैं, दूसरा 3 ट्रिब्यूनल्स थे, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज फाफन की आप रिपोर्ट का दुरुस्त कह रहे हैं कि उसमें बलूचिस्तान जो है वो सैर फहरिस्त है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर वो KP है, तीसरे नंबर पर सिंध है। चूँकि पंजाब का मामला जो है वो एक तनाज़े का शिकार हो गया था, उसमें 3 फ्रीकैन थे। इस मुल्क की 77 साल अदालती तारीख का एक बदतरीन और एक स्याह का किरदार जिसका नाम काजी फ़ायज़ ईसा था, उसने जस्टिस आलिया नीलम, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर 8 फरवरी का जो इंतखाबी डाका था उसके ऊपर पंचायत बना दी, पंचायत, और उसे बचाने की कोशिश की थी। तो बहरहाल वो जो अब आज मामला आया तो उसमें जो सबसे बुनियादी नुकता है, देखिए, अभी चूँकि ये बलूचिस्तान का मामला है, ये सूबाई असम्बली का मामला है, इस तरह के जो फैसले हैं वो एक सिमत का तयन तो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा सियासी महाज पर उखाड़ पिछाड़ करने की सलाहियत नहीं रखते। अब बलूचिस्तान की जो सूबाई गवर्नमेंट है वो भी कोalition में है, पीपल्स पार्टी वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ पाकिस्तान तहरीक जैसे अकील अब्बासी को वसीम साहब ये भी कहना पड़ा कि यार कोई तो शफाफियत किसी जगह। जी हाँ, मैं उसी जाने पा रहा हूँ, आपने बड़ा दुरुस्त निशानदेही की है। अच्छा, देखिए, बुनियादी मुद्दा क्या था, इससे कबल काजी फ़ायज़ ईसा इसी मामले के ऊपर भी फैसला दे के जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि जब एक मर्तबा नताइज आ जाते हैं तो फार्म 45 की कोई हैसियत नहीं रहती। डब्बू का जिक्र किया जो बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स के अंदर से निकलेगा उसकी अहमियत होगी। यानी वो कह रहे थे कि ये जो इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, फार्म 45 को ना मान के फार्म 47 जारी किया गया और फार्म 47 में लेट्स सपोज आपका और मेरा मुकाबला है, मैं 20,000 की लीड से फार्म 45 पे जीता हुआ हूँ और आप जो हैं वो आप एंटायर एस्टैब्लिशमेंट हैं, आपने वो वादे वो वईद नहीं की, आपको जब हरवाया गया तो आपका और मेरा जो 20,000 की लीड थी ना, वो फार्म 47 में आपको मजीद 30,000 वोट दे दिए गए और क्या किया गया, जितवा दिया गया। जब वो जितवा दिया गया तो अब 50,000 का मार्जिन है, ये कहाँ से पूरा होना है? ये तो बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स किसके पास है? आपके और मेरे पास है, बिल्कुल, या उम्मीदवारों के पास? लेकिन ये उसी इलेक्शन कमीशन के पास है। उन्होंने वो बैलेट बॉक्स खोलने हैं, उस बैलेट बॉक्स में खोल के मजीद ठप्पे डाल देने हैं। और ये फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं जो रिपोर्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, बड़े अच्छे रिपोर्टर, बड़े तगड़े जबरदस्त रिपोर्टर। उन्होंने मुताद्दिद स्टोरियां की हैं कि बैलेट बॉक्सेस से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए जब ये फार्म 45 और 47 वाला मामला था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने काजी फजीसा के उस फैसले को अंडू किया है। उन्होंने इस सिमत का तयन जरूर कर दिया है कि जब फाइनलिटी के लिए पंजाब, केपी, सिंध, दीगर और ना सिर्फ सूबाई, जब कौमी असम्बली की नशिस्तों के भी अपीलें हमारे पास आएंगी तो हम फार्म 45 भी देखेंगे, हम फार्म 47 भी देखेंगे, हम उनमें तजादात भी देखेंगे और हम शफाफियत को भी मद्देनजर रखेंगे। आपने यहाँ पर एक जिक्र किया एक साबिक चीफ जस्टिस जो यहाँ पर अदलिया की तारीख के सियातीन और मुनाफिकत की हमालिया पर वो शख्स खड़ा था, जिस वक्त आपने कहा कि वो डब्बू का जिक्र कर रहे थे कि फार्म 45 और 7 का कोई इसकी अहमियत नहीं है। आपको पता होगा कि कराची का एक मुद्दा यहाँ पर, कराची का एक मामला आया था जिसमें यह कहा गया था कि कराची के वो बैलेट बॉक्स ही जला दिए गए थे। जी हाँ। तो फिर काजी साहब ने उसको टेकअप नहीं किया, क्योंकि वो अपने पहले वाले नैरेटिव पर कहाँ खड़े होंगे जब उन्होंने ये जिक्र किया। और फिर ये उनकी तो बात ही ना करें ना आप। देखें, आपने बड़ा दुरुस्त कहा, लेकिन जब मैं मजमूई तौर पर इस सारे पिक्चर्स को देखता हूँ, हमारे जो लोग हैं, ऑडियंस है, वो बड़े मायूस हो चुके हैं। जब से ये 26वीं आईनी तरमीम हुई, उस आईनी तरमीम के बाद अपनी मर्जी का गवर्नमेंट ने आईनी बेंच बनाया। वो आईनी बेंच लोग उसे कहते हैं, मैं तो उसे हुकूमती बेंच का नाम देता हूँ। जब वो बना, सिवाय 1-2 जजेस के, हुकूमती बेंच। हाँ जी। तो लोग अब ये समझ लगे रहे हैं कि अब बाकी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अख्तियार नहीं है, अब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो चाहेगी। ब्राह्मण और शूद्र वाला मामला है ना सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस एक केस से आज की जो समाअत हुई है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उससे एक सिमत का तयन हो चुका है। बिल्कुल ऐसे कि जब ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आएंगी तो ये आईनी बेंच नहीं सुनेगा, रेगुलर बेंच सुनेगा। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि रेगुलर बेंच में इस वक्त जो जजेस हैं, जो आईनी बेंच में नहीं है, वो हुकूमत का एतबार, एस्टैब्लिशमेंट का एतबार नहीं रखते। वो आईन और कानून के मुताबिक फैसला देने वाले हैं जी, जो रेगुलर बेंच है, जिन्हें शुद्र बना दिया गया। जब अब ये सारे मामले एट द एंड ऑफ द डे, देखिए, पंजाब के भी, कौमी असम्बली के भी, सूबाई असम्बली के भी, अब बाकी सूबों के भी, क्योंकि असल डाका तो पंजाब में पड़ा, इनकी जब अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आनी है तो उसे रेगुलर बेंच ने डिसाइड करना है। उसमें ना तो 26वीं आईनी तरमीम का किरदार है, ना आईनी बेंच का किरदार है। और मुझे इससे ये चीज़ नज़र आ रही है कि उस हद तक नहीं जो कि 100% होना चाहिए था, लेकिन 30, 40, 50% सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच में बैठे जजेस जो हैं वो असल मैंडेट जो है जिन उम्मीदवारों का था उन्हें वापस दिला सकते हैं। नाज़रीन, मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो जजेस हैं ना, टोटल 15 जजेस है, 16 जजेस हैं, जिसमें 7 जजेस जो है वो आईनी बेंच की पे बैठते हैं। उसके सरबराह है बकौल, बड़ा अच्छा नाम दिया हुआ है हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब ने, छोटे भाई है मेरे, सुपर चीफ जस्टिस का इन्होंने उनको लक़ब दिया हुआ है। उससे पहले जब वो सुपर चीफ जस्टिस से बने थे तो मैंने उन्हें पकड़ कर कहा था, दस्तखती जज, उन्हें पकड़ कर कहा था। यहाँ पर दो क्लासेस कल से हम देख रहे हैं कि डिस्कस हो रही हैं कि ये खुद को ब्राह्मण जज समझते हैं और जो दूसरे रेगुलर बेंचेस जिनका तज़किरा वसीम मलिक साहब ने किया, वो शुद्ध जजेस, वो कहते हैं कि ये उनके पास तो कोई अख्तियार ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा वसीम मलिक साहब, ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, ये मौलवी इकबाल हैदर साहब, यार हर रोज़ उन्होंने कोई दरख्वास्त दायर की होती है। उन्होंने दरख्वास्त दायर की यहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसे सुन्नी जो इत्तेहाद कौंसिल से पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर ना करे, उसके खिलाफ वो दरख्वास्त तो खारिज कर दी गई ना। क्या समझते हैं कि ये मौलवी इकबाल हैदर साहब किसके कहने पर आते हैं, क्या करते हैं? ये मौलवी इकबाल हैदर साहब हों, महमूद अख्तर नकवी साहब हों, ये बुनियादी तौर पर प्रॉक्सी पिटिशनर हैं। अब ये प्रॉक्सियाँ हैं मुख्तलिफ, हमारी जो डीप स्टेट है
जिसे हम फौजी इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम देते हैं। जब कोई डर होता है कि कोई असल दरख्वास्त गुजार किसी ऐसी अदालत में मामला लेके ना चला जाए जहां हमारे खिलाफ फैसला हो तो फिर इस तरह के फैक्टर्स को लॉन्च किया जाता है, और जब वो लॉन्च होते हैं तो फिर दरखास्तें दायर की जाती है। अब थोक में यहाँ दरखास्तें रोजाना उनकी मुस्तरद हो रही हैं, खारिज हो रही हैं, तो ये भी इसी तरह आज तो उन्हें ये कहा गया जी कि हम आपके ये जो पाबंदी आप पर लगी थी आप उससे उसका नाजायज जो है ना वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मुझे तो अब देखिए ये खत्म नहीं होते, महमूद अख्तर नकवी जाएंगे, मौलवी इकबाल हैदर जाएंगे, तो वो एक नए तैयार हो रहे हैं, वो नए तैयार हो रहे हैं, उन्होंने उस क्राइटेरिया को अचीव कर लिया है। वो हमारे दोस्त हैं मियां दाऊद, एडवोकेट, साफी थे पहले, आजकल वकील हैं। तो मुस्तकबिल के मुझे वो उनमें मुझे दोनों नजर आते हैं, मौलवी इकबाल हैदर भी नजर आता है और महमूद अख्तर मिक्सचर, जी हाँ वो मिक्सचर है। हाँ। तो ये सारी अच्छा, ये जो तीसरी स्टोरी थी मैं जिस पर बात कर रहा था कि आज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में दफाई तजियाकारों की टीवी प्रोग्राम्स जो करते थे ना, और ISPR उन्हें करार देती थी कि ये बैठेगा, ये बैठेगा, ये बैठेगा, उस नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की उन्होंने समाअत की। तो उन्होंने वो बड़े अहम सवालात उठाए, एक तो पैमरा पर और दूसरा जो दफाई ISPR पर। उन्होंने कहा कि ISPR और पैमरा का क्या काम के बताए कौन प्रोग्राम में आएगा और कौन नहीं, ये तो उन्होंने तय नहीं करना है। बहरहाल ये है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा के वकील को हदायत लेने के लिए 2 हफ्ते का वक़्त दिया है। ये उन्होंने कहा जैसे बाबर सत्तार ने कि पैमरा ने कौन सा अख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया जी कि ISPR ये कह रहा है कि ये बैठे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त बड़ी बदकिस्मती है, जो सच है वो हमें बोलना चाहिए। सच बोलते हुए इस वक्त इस मुल्क में डर भी लगता है। नहीं बोलना चाहिए यार, डरना क्या है। हकीकत ये है कि हम दोनों, आप भी एक टीवी चैनल से वाबस्ता, मैं भी एक टीवी चैनल से वाबस्ता, बदकिस्मती से हम भी उसका हिस्सा हैं कहीं ना कहीं। इस वक्त जो टीवी चैनल्स चल रहे हैं वो ISPR की डायरेक्शंस पे चल रहे हैं। इमरान खान का नाम नहीं लेना, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलानी, ये कोई पैमरा का ऑर्डर है, ये कोई अदालती ऑर्डर है नहीं है। बुलाया जाता है, वो आपको माजी की कई मीटिंग्स का मैं आपको हवाला दे सकता हूँ कि टीवी चैनल्स को बुलाया गया, मालिकान को तज़हीक का निशाना बनाया गया, बीप लगा दिया जाता है ना कई मामलात पर, जहाँ टीवी चैनल्स के मालिकान जो यहाँ पर इस्लामाबाद में बिल्कुल, और वायद साहब भी बैठे हुए थे जो खुद को आजाद सेनेटर कहते हैं। जी हाँ वो भी बैठे हुए थे। और उसमें ये हुआ कि वो टीवी चैनल्स जो तो उस मंचा पर पूरा उतरते थे, उन्हें तो प्रोटोकॉल दिया गया। जो थोड़ा बहुत कोशिश करते थे कि आज़ादी इज़हार राय हो तो उनको वहाँ पर तज़हीक का निशाना बनाया गया। एक तो टीवी चैनल के मालिक ऐसे हैं जिन्हें 2 घंटे के लिए कुर्सी भी नहीं दी गई, वो खड़े रहे। अच्छा। तो वहाँ से ये सारी डायरेक्शंस आती हैं। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि जब भी कोई खबर आती है, सुबह सुबह हम जब उठते हैं ना, तो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं जो वो मखसूस बीट करते हैं, तो वो 8 से 10, 12, 15, 16, 18 खबरें आई होती है। और जब वो चलती हैं तो फिर उसमें कॉमा फुल स्टॉप तब्दील करने की हमारे टीवी चैनल्स में जुर्रत नहीं। अच्छा, वो यस सर नो सर वाला मामला होता है वहाँ पर ना, कि जो वहाँ कह दिया गया वो वही है, ठीक है, यस सर नो सर। मैं आपको बताऊँ कि ये पैमरा ने जाकर लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि इमरान खान के नाम पर पाबंदी तो हमने नहीं लगाई हुई है ना, तो फिर पाबंदी कौन लगाता है? पैमरा नहीं लगाता, तो ये सियासतदानों की जो आवाज़ है, सियासतदानों की जो तस्वीर है, इस पर कौन पाबंदी लगाता है? इस पे पाबंदी ISPR की डायरेक्शन पे लगती हैं। और उसमें मुख्तलिफ स्टेट एजेंसीज भी हमारी खुफिया हैं, उनके सरबराहान की जानिब से भी हिदायत आती हैं। जिस कदर टीवी चैनल्स और अब तो यूट्यूब चैनल्स भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर हो रहे हैं। उसमें सिर्फ एक बदकिस्मती की बात यहाँ पर ये है, जैसे बाबर सत्तार अगर इस मामले पर कोई जजमेंट दे भी देते हैं तो ठीक है, अगर कोई टीवी चैनल का मालिक खड़ा होना आज उन्होंने पूछा ना कि जजमेंट में दे दूं, तो पैमरा के वकील ने कहा नहीं, मुझे वक्त अनायत करें। तो अगर कोई जजमेंट दे देते हैं, उस पर एक चीज़ ये तो ज़रूर हो सकती है कि अगर कोई टीवी चैनल का मालिक खड़ा होना चाहे तो वो अपने वो कहेगा कि मेरे पास एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। अदरवाइज बदकिस्मती ये है कि हमारा जो मीडिया है वो सेठ कल्चर है। मीडिया मालिकान हैं जो, उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, और कुछ बिजनेसेस में तो वो हमारा दीगर हमारे जो मुसल्लह अफवाज और बाकी मामलात हैं उनके साथ भी बिजनेसेस में पार्टनर है। सही है। तो यहाँ हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहीं आपको पता है कि इस्लामाबाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में एक केस था, DHA में एक किसी के प्लाट का मामला था। वो तो उसकी जो सिंह सोसाइटीज़ हैं उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस तरमीनुल्लाह ने बड़े सवालात उठाए,
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े सवालात उठाए। इवन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये कहा गया कि अदारों को क्या जरूरत पड़ी है जी कि वो सोसाइटी बनाएं और देखिए काम वो करें। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के मामला हाँ। थे कि जो मुसल्लह अफवाज हैं वो बिजनेस एक्टिविटी में क्यों हैं। हाँ। जस्टिस गुजाल ने आखिरी दिनों में कराची में और इधर उधर को फैसले तो सुनाए थे, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा जब तक मीडिया इंडस्ट्री जो है वो सेट कल्चर से खुद बाहर खड़े नहीं निकलेगी। होते। जी हाँ। अच्छा, आखिरी खबर की तरफ जो वसीम अली साहब मैंने बात की थी इंट्रो में कि कल जो अपेक्स कमेटी हुई इजलास हुआ, उसके बाद जो मेरी खबर थी मैं उस पर वीला कर चुका हूँ पहले कि मुलाकात हुई एक और रात ये मुलाकात हुई। आपके पास क्या खबर है कि ये किस ऊँट किस करवट बैठेगा, ब्रेक थ्रू कोई होने जा रहा है? देखिए इसमें जो पसे पर्दा चीज़ें हुई, कल सुबह जब अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंचे इमरान खान से मुलाकात के लिए, तो उससे कबल एक अहम शख्सियत इमरान खान से मुलाकात अडियाला जेल में कर चुकी थी। अच्छा। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की, अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी में आए, यहाँ पर बातचीत हुई। गुज़श्ता रात 2 मुलाकातें। एक मिनट रुकिएगा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये तो आज वसीम मलिक साहब ने इंकशाफ किया है, लेकिन मैं अपने गुज़श्ता वीलाग में बता चुका हूं कि अली अमीन गंडापुर मुलाकात करने जब पहुंचे अडियाला जेल में, उससे पहले बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर एक अहम शख्सियत, ताकतवर शख्सियत से भी मिले थे वसीम मलिक साहब। अच्छा, ये जो मुलाकात है इसका आपके पास इतलात हैं, मेरे पास इसकी नहीं थी, लेकिन अडियाला जेल में इमरान खान से एक मुलाकात ज़रूर हुई थी। जी ठीक। कल सारा दिन अली अमीन गंडापुर यहाँ रहे। अच्छा, अब ये जो सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, एक चीज़ यहाँ पर क्लैरिटी रखनी चाहिए कि उसमें सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं है, बिल्कुल ऐसा अली अमीन गंडापुर उस कमेटी का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उसमें दीगर शख्सियात भी शामिल हैं, क्योंकि इमरान खान ने 4 अक्टूबर से सबक सीखा है कि अगर सारा अख्तियार अली अमीन गंडापुर को दूं तो वो फिर 4 अक्टूबर की तरह पूरे KPK के काफिले को एक चाय के कप पे बेच भी सकते हैं और 12 ज़िले क्रॉस करके वापस पेशावर खाली जेब के साथ। जी हाँ। तो इस बार मुलाकातें जारी हैं, गुज़श्ता रात भी मुलाकातें हुई हैं, हाई लेवल पे मुलाकातें हुई हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी सूरत 24 अक्टूबर जिन मुलाकातों का बशर राज साहब मैं आपको जिक्र कर रहा था वो गुज़श्ता रातें हुई हैं, और कोशिश की जा रही है 24 नवंबर का एहतजाज ना हो। इमरान खान ने उस हवाले से अपने जो 3 मुतालबात रखे हैं, ऑब्वियस है कि मैंडेट वापसी, 26वीं तरमीम और सियासी कैदियों की ये सारा ये तो सामने नहीं आ रहा पूरा होता हुआ। इस सारे मामले में अब इमरान खान ने 21 अक्टूबर तक इन लोगों को कहा है कि नवंबर तक, माज़रत में अक्टूबर बार बार कह रहा हूँ कि 21 नवंबर तक अगर तो कोई मुज़ाकरात में से कोई मुस्बत पेशरफ्त होती है तो ठीक है, अदरवाइज एहतजाज ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, वसीम मलिक साहब ने आपके सामने खबर ये रखी है अंदर की कि इमरान खान से अडियाला जेल में एक आम शख्सियत की मुलाकात हुई है। बाकी तफसील आपको बताई है। मज़ीद खबरें आई तो हम आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। उस वक्त तक मुझे और वसीम मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।